नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे भारत की एक बड़े युद्धाभ्यास की। भारत का एक बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है और ये युद्धाभ्यास है पाकिस्तान की सीमा के पास में, जिसे नाम दिया गया है त्रिशूल युद्धाभ्यास। और 12 दिन बहुत भारी पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। भारत की 3 सेनाएं अगले 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पश्चिमी सीमा पर यानी कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये सबसे विशाल युद्धाभ्यास है और जिस तरह से हाल ही में सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की असीम मुनीर की सेना की नापाक गतिविधियां सामने आई थी, उसको देखते हुए इस युद्धाभ्यास के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना वो इस ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देंगे, जिसका नाम त्रिशूल युद्धाभ्यास दिया गया है। भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के कारण पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। इस युद्धाभ्यास के जवाब में पाकिस्तान ने अपने पूरे हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है। भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटम टू एयरमैन वाली जो चेतावनी है वो एक तरह से जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि तीनों सेनाएं एक विशाल युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि पश्चिमी सीमा पर तीनों सेनाएं 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। अब त्रिशूल युद्धाभ्यास में दक्षिणी कमान के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो अलग अलग जगहों पर संयुक्त ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, जिसमें चुनौतियों से भरा कच्छ का क्रीक इलाका और पश्चिमी सीमा का रेगिस्तानी इलाका भी शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जवान सौराष्ट्र तट के समंदर में भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में खुफिया जानकारियां जुटाने, निगरानी करने और टोही गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर लड़ाई की चुनौतियों से भी जुड़े हुए तमाम अभ्यास किए जाएंगे। त्रिशूल युद्धाभ्यास का मकसद है सशस्त्र सेना का एकीकृत रणनीति को धार देना, साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेश में विकसित उपकरणों का संचालन क्षमता का भी युद्ध के मोर्चे के लिए एक तरह से उसको अंजाम देना। और कुछ समय पहले हमने देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुँचे, खासतौर से इसी भारतीय और पाकिस्तान की सीमा के पास में, वहाँ पर किस तरह से हौसला बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे थे भारतीय सैनिकों का। उसके बाद में ये त्रिशूल युद्धाभ्यास होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि जल थल नभ हर रूप में ये युद्धाभ्यास होगा और सभी तरह की ताकतें यहाँ पर नजर आने वाली है। रेगिस्तान से लेकर समुंदर तक बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि इससे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान घबरा गया है, क्योंकि वहाँ के जो एयरबेस हैं वो इस दौरान बंद रहने वाले हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, भारत के युद्धाभ्यास से क्या पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? क्या पाकिस्तान को अब हमले का डर सता रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद में त्रिशूल से आखिर क्या होने वाला है? पाकिस्तान क्या घबरा गया है? वो तमाम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रहा है, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में इस दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ रखे हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में संजीत सिरोही सर आपसे करना चाह रही हूँ, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये युद्धाभ्यास किस तरह का है। त्रिशूल युद्धाभ्यास इसे नाम दिया गया है, क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे इस खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। जय हिंद। देखिए, ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल है, इसका त्रिशूल का मतलब ये है कि तीनों अंग जो आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इसमें हिस्सा लेगी। लेकिन इसमें खास बात जो देखने वाली है, ऐसा नहीं कि ये पहली एक्सरसाइज है जिसमें तीनों अंग जो है हिस्सा ले रहे। पहले भी एक्सरसाइजेज हुई है, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। ये एक्सरसाइज तो सिर्फ एक कमांड की, सदर्न कमांड की है। पहले एक्सरसाइज वगैरह जैसे ब्रास टैक्स वगैरह हुई थी, उसमें सदर्न कमांड भी और वेस्टर्न कमांड भी थी, तो वो काफी बड़ी थी। लेकिन इसकी अहम भूमिका जो है वो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सर क्रीक के उधर जो है अपने
इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो मौजूदगी बढ़ा रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्सरसाइज प्लान की गई है। पर जैसा आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जब भुज में गए थे तो रक्षा मंत्री ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, जब उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान जो है सर क्रीक के इलाके में काफी तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है और वहां पे फौज को लेके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत सर क्रीक के इलाके में की तो हम इतिहास भी बदल देंगे और हम ज्योग्राफी भी बदल देंगे। और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि सर क्रीक से रास्ता जो है वो सिंध में भी जाता है, वो कराची में भी जाता है। तो जब उन्होंने ये बात बोली थी तब मेरे को लग रहा था कि शायद ये हवा में बात है, सिर्फ एक रेटोरिक है। लेकिन अब जिस तरीके की एक्सरसाइज हो रही, इसका भी आप देखेंगे, इसका जो फोकस है वो सर क्रीक, सिंध और कराची एक्सिस के ऊपर फोकस है। पर आप देखेंगे कि इसमें जो है मैन्यूवर्स किए जाएंगे, टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो डेजर्ट से लेके, जैसलमेर के बाड़मेर के डेजर्ट से लेके और नीचे जो है सर क्रीक तक जो है आर्मी मैन्यूवर करेगी। जो नेवी है उन्होंने 50 नॉटिकल माइल बाय 150 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उसमें नेवी अभ्यास करेगी और नेवी भी एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करेगी सौराष्ट्र कोस्ट के ऊपर। और इन सब की जो है सपोर्ट करने के लिए, एयर सपोर्ट के लिए एयरफोर्स के जो है सुखाई, राफेल और बाकी जो हमारे हवाई जहाज है वो हिस्सा देंगे। तो खास बात इसकी टाइमिंग की है कि टाइमिंग इस तरह जब किया गया है इसको प्लान, जब पाकिस्तान भी सर क्रीक के ऊपर जो है अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और नंबर दूसरा जगह की इसमें खास अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर और पंजाब में नहीं, लड़ाई जो है राजस्थान में और गुजरात, सौराष्ट्र में भी लड़ाई हो सकती है। और हम आपको वहां पे हिट करेंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा पेट में दर्द होगा, और वो जगह है कराची में जितना इनका 70% जो इनका सारा का सारा जो ट्रेड होता है वो कराची पोर्ट से होता है। तो अगर कराची पोर्ट के ऊपर हमने हमला बोल दिया तो पाकिस्तान की जो लॉजिस्टिक लाइफलाइन है वो पूरी की पूरी जो है तबाह हो जाएगी। तो पाकिस्तान को एक सिग्नल देने के लिए है, और मुझे लगता है कि सिग्नल इस समय लेकिन सर मुझे लगता है कि आपने जैसे शुरुआत में बात कही कि कई बार युद्धाभ्यास ये पहला ऐसा मौका नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसी एक्सरसाइजेज, वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं और कई बार प्रशिक्षण होते हैं, कई बार प्रदर्शन होते हैं, कई बार जो परीक्षण होते हैं, और सभी के अपने अपने एक बड़े मायने हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रही हूँ मैं, खबर ये आई है कि आने वाले कुछ दिनों तक पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस बंद हैं, क्या वजह उसकी सामने आ रही है अभी सज्जाद? बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ जी नैना आपको, और आपके जो माथुर साहब और जो दूसरे आपके पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि मैं जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू की, हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहें। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में अभी मेरे भाई ने जो है वो कह दिया कि हम हमला कर देंगे कराची पर, हम तो इनका पता नहीं क्या तबाह कर देंगे। तो मुझे बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे 10 मई की रात और 9 मई को जो है वो आपके एक 3-4 जो पैनलिस्ट थे खड़े होकर उन्होंने जिस तरह वो लाहौर के हमारी वो जो नेवी थी उस पर भी हमला कर दिया था और लाहौर पोर्ट पर भी हमला कर दिया था, तो इसी तरह कराची का हमला भी जो है वो दीवाने का ख्वाब साबित होगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जिसकी आवाजें जो है वो पूरी दुनिया में जाएंगी, जैसे राफेल की आवाजें थी। तो आप बेशक जो है वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, और हम आपको आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे कुछ नहीं कहते। आप ये सारा जो ढोंग रचा रहे हैं ये सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका माजी रहा है आपने हमेशा अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए आपने अपनी पूरी जो सेना है उसको दांव पे लगाया है। आपके जो एयर चीफ हैं उन्होंने दिसंबर 2024 में ये एतराफ किया है कि पाकिस्तान की जो आबदोजे हैं और जो पाकिस्तान की बहरी जो ताकत है वो हमसे 50% ज्यादा है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको, क्योंकि हमारे जो नेवल चीफ हैं वो भी कल भी उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने भी इनको बताया कि जरा सी आपको भिनक भी हुई तो ऐसी ठुकाई करना, घर में घुस के ठुकाई करना, ये हमारे नेवल चीफ ने भी कहा है। तो आप एक्सरसाइजेस करें, गलती की जरा सी भी कोई गलती की तो इसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदार जो है
वो बीजेपी सरकार होगी जो कि बिहार इलेक्शन के लिए सारा कुछ कर रही है। आप करें, हमें कोई एतराज नहीं। 20,000 ट्रूप्स क्या, आप 60,000 ट्रूप्स को लेकर आ जाएं। आप राफेल भी ले आए, मैक-21 भी ले आए, जो भी आप लेकर आ जाएं। हमारे पास J-10C भी है, हमारे पास JF-17 थंडर भी है, और सरप्राइज भी हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारी नेवी के पास भी सरप्राइज बहुत हैं। और आपको पता है हमने हमेशा सरप्राइज दिया है, जैसे बालाकोट में सरप्राइज दिया था 10 मई को आप लोगों की तमाम एयरफील्ड्स और उरी में भी सरप्राइज दिया था आप लोगों ने। सरप्राइजेस तो अक्सर दिए हैं आप लोगों ने। हमें कारगिल में सरप्राइज दिया, आपने मुंबई में सरप्राइज दिया, उरी में सरप्राइज दिया, पहलगाम में सरप्राइज दिया। वेल, इससे इतर बात ये हो जाती है सज्जाद, ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि ये एक अग्रेशन होता है खासतौर से अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति। लेकिन कई बार हमने जरूर ये बहुत कई बार गलतियां की। आपने कहा ना कि कोई गलती हुई नहीं, तो इस बार कोई गलती करने की फिराक में बिल्कुल नजर नहीं आता है। भरोसा कोई भी नहीं करता अब तो पाकिस्तान पे, खासतौर से। अनुज माथुर जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, मुझे लगता है कि इसी गलती की बात शायद सज्जाद भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा कर करके इंडिया और इंडिया की जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार मौके दे देकर बड़ी गलतियां की है, और शायद यही वजह है कि आज इस तरह के हालात रहे हैं। वेल, सर, देश में हमेशा हम देखते हैं अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसे ही युद्धाभ्यास, वॉर एक्सरसाइजेस होती हैं, और ये एक शायद रूटीन का भी हिस्सा होती हैं देश की सीमाओं के साथ साथ। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी हम लोग देखते हैं जब इस तरह से एक्सरसाइजेस होती हैं। लेकिन ये त्रिशूल युद्धाभ्यास, इसके नाम के क्या मायने हैं सर? और सज्जाद जो बात कह रहे थे उस पर क्या कहेंगे आप? जय हिंद नैना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। आप किसी बात को ना मानना, कल भी मैं यही बात कह रहा था, किसी बात को ना मानना उसका सोल्यूशन आपको नहीं देने, सोल्यूशन देने के रास्ते बंद कर देता है। क्या परिणाम किस युद्ध का हुआ था वो सबको पता है, और सबको पता हो या ना हो, क्या परिणाम किस युद्ध का हुआ था, जो सेनाएं उसमें लड़ी है उनको पता है। डॉक्टर बुखारी कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनकी सेना को पता है। यही वजह है कि उनका सेनापति अमेरिका में जाकर के कहता है कि अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे खतरा आया तो मैं आधी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। तो उनका मतलब उनका यही था कि उन्हें इस बात का संशय है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे खतरा करने की कीमत, ताकत रखता है भारत। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी मैं बता सकता हूं कि इनके प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, एक आप कुछ भी कहते रहे, इनके प्रधानमंत्री का खुद का वीडियो पूरे दुनिया के पास था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने मिसाइलें दागी हैं और वो नूर खान में जाकर के गिरी हैं। इनके प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि मुझे 2:30 बजे रात को वसीम मुनीर साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया। तो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब जानते हैं, उसमें हम ना जाएं, और उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। भारतीय सेना सोशल मीडिया पर लड़ाई नहीं लड़ती, भारतीय सेना जमीन पर लड़ाई लड़ती है। अब आपका प्रश्न इस एक्सरसाइज के हिसाब से है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं नैना। 3-4 बातें। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है ये हम सब जानते हैं। त्रिशूल किसका हथियार है ये भी हम जानते हैं। त्रिशूल किसका सिंबल है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है त्रिशूल, ये भी हम जानते हैं। और इस वजह से, हालांकि इसका मेन कारण यह है कि तीनों अंग सेनाओं के इसमें इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, इसलिए। और हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 20,000 लाएं, 60,000 लाएं, 2,000 लाएं, 3,000 लाएं, लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है उससे सब चीजें साफ हो जाती हैं नैना। रिएक्शन नहीं है, ओवर रिएक्शन है। आप 30 तारीख से एक्सरसाइज है, 28-29 को आपने नो टाइम जारी कर दिया। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि इनको पता था कि पिछली बार भी 9 मई को एक एक्सरसाइज होने वाली थी, और 7 मई को जो तबाही हुई थी वो सब जानती है। वो जितने ताबूत देखे थे, जिन ताबूतों के पास इनके सेना के लीडरान और इनके तमाम अधिकारी खड़े थे, जी पता है। उसके बाद मौलाना मसूद अजहर का स्टेटमेंट कि मेरे 14 परिवार वाले मर गए, मैं भी क्यों ना मर जाता, और उसके बाद 14 करोड़ रुपए उसको बराबर देना, ये तमाम चीजें सब जानते हैं। किसने क्या किया था कोई आवश्यकता नहीं है, ये माने या न माने उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना पता है हमने क्या वहां पर किया था। हमारा इस एक्सरसाइज का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, वो ये है
कि पाकिस्तान ने सर क्रीक में एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया है, वहां पर अपने कुछ डिफेंसेस तैयार करने का प्रयास किया है, तो उसका हम एक ये जवाब बताना चाहते हैं कि हम सर क्रीक के रास्ते एक्सरसाइज करके सर क्रीक के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं, और कोई इसकी वजह नहीं है। कोई किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। आज तक भारत ने कभी किसी दूसरे के देश के ऊपर हमला नहीं किया। इतिहास जब से जमीन एग्जिस्टेंस में आई है तब से ये लोग सिर्फ 78 साल, एक मिनट ना, ये लोग सिर्फ 78 साल पुराने हैं। इनको पता होना चाहिए, इनका जन्म 78 साल पहले हुआ था। उसके पहले भारतवर्ष हजारों लाखों साल पुरानी एक सभ्यता है। उसकी बात, तो तीसरी बात होती है कि इस एक्सरसाइज में ये चीज, इन चीजों का हम लोग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटराइजेशन, तीनों सर्विसेज के अंदर कोऑर्डिनेशन, और किस प्रकार से हम एंगेजमेंट, उसको डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन से लेकर के एंगेजमेंट तक की एक्टिविटी का टाइम कैसे कम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कैसे एयर डिफेंस रिसोर्सेज का किया जाएगा। भारत का जो इंडिजिनस इक्विपमेंट है, उस इंडिजिनस इक्विपमेंट का एक स्वाद ऑपरेशन सिंदूर में दिया जा चुका है। वो जो इंडिजिनस इक्विपमेंट है वो कितना कारगर है। और सर इसमें तो बाकायदा ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये जो पूरा वॉर एक्सरसाइज है वो रेगिस्तान से लेकर समंदर तक हर रूप में वो उसकी एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। 1000 किलोमीटर के इलाके में ये जो है नोटेम आपने देखा होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि एक पूरी ड्रिल का रिहर्सल हो रहा है। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीजों का एक मिश्रण देखेंगे। इसमें ग्राउंड एक्सरसाइजेज होंगी, एयर एक्सरसाइज होंगी, मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी, एम्फीबियस एक्सरसाइज होगी। तो ये तमाम चीजें एक नो टाइम। और मैं अपने दर्शकों को सर ये भी बता दूं कि इस दौरान इस त्रिशूल जो एक्सरसाइज है जिसे नाम दिया गया है, उसमें जो तमाम अलग अलग इकाइयां जो हिस्सा ले रही हैं, उसमें सेना की तरफ से टैंक, सशस्त्र हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम, एक डिवीजन की तैनाती है। वहीं अगर हम वायुसेना की बात करें तो राफेल, सुखोई 30, MKI जैसे तमाम लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और IL-78 रिफ्यूलर और अवॉक्स यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो एंड कंट्रोल है उसकी मौजूदगी रहेगी। नौसेना फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एम्बिशियस ऑपरेशंस की तो रहेगी। और इसके साथ ही साथ चूंकि आज का वक्त हम देखते हैं सर कि AI बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, साइबर बेस्ड है, तो उन हर फॉर्मेट पे को लेकर एक बड़ी तैयारी नजर आती है। मैं अब सज्जाद का अगर रुक करूँ तो सज्जाद, मुझे लगता है भले आप कुछ भी कहें, लेकिन उसके पहले मैं सिरोही जी का रुक करूंगी। लेकिन सज्जाद आप भले कुछ भी कहें, ये वही हथियार हैं जो आप बार बार मई और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, किसकी नींद उड़ाई थी इन हथियारों ने, ये पूरा संसार जानता है। और ड्रोन से आई तमाम तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। लेकिन मैं सिरोही सर आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो वॉर एक्सरसाइज है ये किस तरह के एक तरह से पैटर्न के लिए होती है बेसिकली, क्योंकि वॉर एक्सरसाइज में ये नहीं कि हम किसी पर हमला कर रहे हैं या हमारे पास में इतने हथियार हैं हम हथियारों का प्रदर्शन करें, नहीं। मुझे लगता है कि अपने आप में मनोवैज्ञानिक तौर पर कितना इंपैक्ट डालता है इस तरह की वॉर एक्सरसाइजेस, सर ये भी जरा बताइए। देखिए नैना जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो एक्सरसाइज की जाती है रूटीन एक्सरसाइज है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है, कोई पहली दफा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर यूनिट आप एक बटालियन से लेके और पूरी कमांड तक आप देखेंगे वो हर साल जो है कोई ना कोई एक्सरसाइज करती। तो और उस एक्सरसाइज से अपनी जो है बैटल फिटनेस, अपना जो है बैटल जो वर्दीनेस वगैरह, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। पूरी जो ड्रिल्स है हमारी, जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सारी वर्कआउट किए जाते हैं। किस तरीके से एम्यूनिशन मूव करेगा, कहां से एम्यूनिशन मूव करेगा, लॉजिस्टिक किस तरीके से सपोर्ट। तो ये कोई नई चीज नहीं। इसमें जो नई चीज नजर आ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं, वो सिर्फ ये है कि ये सर क्रीक एरिया में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसलमेर में, बाड़मेर में कभी एक्सरसाइज नहीं हुई। जैसलमेर, बाड़मेर में भी एक्सरसाइज हुई है, लेकिन ये क्योंकि एक कमांड के अंडर आते हैं, वो कमांड का जो जुरिसडिक्शन है वो जैसलमेर से स्टार्ट होके और साउथ तक जाता है। तो इसलिए एक कमांड की एक्सरसाइज में ये ट्रूप्स किए जा रहे हैं। और इसमें जैसे जनरल साहब ने बताया है, इसमें जो मोदी साहब का जो एक्रोनियम है जय, जिसमें शायद आपकी जॉइंटनेस, आपकी आत्मनिर्भरता और आपकी इनोवेशन, उनका भी जो है वो आकलन किया जाएगा। उसके बाद आपका मल्टी डोमेन जो
ड्रिल्स हैं उनका चेक किया जाएगा, जिसमें आपका ISR है, इसका मतलब है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेंस है। उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक उसको स्पेक्ट्रम को जो है किस तरीके से जैम किया जाएगा, और अगर हम दुश्मन हमारे को जैम करता है तो हम उसको किस तरीके से रोक पाएंगे, और उसके ऊपर साइबर कैपेबिलिटी। तो इस तरीके की कार्रवाई हर साल आप देखेंगे। थोड़े दिन पहले जो है हमारी यही एक्सरसाइज त्रिशक्ति एक्सरसाइज जो है 3 कोर की हुई थी, जो है ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, वो देखने के लिए कि अगर 2 फ्रंट की लड़ाई होती है तो क्या हम जो है दोनों फ्रंट पे तैयार हैं, और उससे साबित हुआ हम 2 नहीं हम 3 फ्रंट के लिए भी तैयार हैं। भारतीय फौज जो है इस तरीके से हर साल अपनी एनुअल एक्सरसाइज, एनुअल ट्रेनिंग करके अपने आप को फिट रखती है। लेकिन वही जो आपने सर्करी के इलाके की बात की, ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी माना जाता है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर अगर ये वॉर एक्सरसाइज होती है तो उसमें अलग तरीके की लॉजिस्टिक्स और अलग तरह की एक तस्वीर एक्सरसाइज की ज़रूर नज़र आती है। लेकिन मैं सज्जाद का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, फिर वही बात, यहाँ पर एयर बेसिस आखिर बंद क्यों किए जा रहे हैं पाकिस्तान के एहतियातन? नैना जी, मैंने दोनों पैनलिस्ट का बशमूल आपका जो है वो सवाल भी सुना है, और मैं चाहता हूं कि आप उतना ही टाइम मुझे भी दे दें ताकि बहुत सारी चीजों की वजाहत हो जाए। अभी आपने कहा कि हमारी तो कोई टेक्निकल चीजें बताई हैं, टेक्निकल चीजें बताई हैं कि आखिर ये ऑपरेशन क्या है, किस तरह के हथियार हैं, क्या उद्देश्य है। आप भी मुझे बताइए, एयरबेस अगर बंद है तो उसकी वजह क्या है? या तो आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें जो आप चाहती हैं, मैं वही बोल लूं। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए बस, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे सज्जाद। हाँ, मेरा ओपिनियन है तो मैं जवाब दूंगा आपको। पहली तो आपकी मालूमात जो है, या तो आपकी मालूमात गलत है, या तो आप हमेशा की तरह डिसइंफो का सहारा लेकर कह रही हैं। पाकिस्तान की कोई एयरबेस बंद नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान ने अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल और 20,000 जो हमारी हाइट माइलेज जो है उस पे हमने कोशिश ये की, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज हैं, और मेरे दोनों भाई जो हैं मैं बड़ा एहतराम करता हूं, उन्होंने उनकी आर्मी में खिदमात हैं, तो वो इन टेक्निकलिटीज को ज्यादा जानते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं जो है ग्राउंड रियलिटी को देख के आपको कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। तो पाकिस्तान ने 2 दिन के लिए जो है वो अपनी एयर स्पेस पर डोमेस्टिक कुछ फ्लाइट्स की एक मखसूस हाइट है, उसको उन्होंने कहा है कि उस तक उनकी परवाज ना हो, क्योंकि हम माजी में जानते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत खराब है। तो ट्रैक रिकॉर्ड हमें तो अपने लोग जो है वो बहुत ज्यादा अजीज हैं, हमें पता है, क्योंकि आप जो है हमेशा जिस तरह आपने अब आप यहाँ पे 2 बातें कर रहे हैं सज्जाद 2 बातें करें। एक बार एक तरफ आप टेक्निकलिटीज की बात करें, दूसरी तरफ आप इंडिया के इंटेंशन की बात करें। आप डिसाइड कर लीजिए ना कि वो इसी त्रिशूल युद्धाभ्यास की वजह से ये चेंजेस हैं या फिर नहीं है। ये तो डबल पैटर्न की बातचीत हो गई। आप ये फैसला कर लें कि आपका और बशूमर आपके पैनलिस्ट का कितना टाइम है और मेरा कितना टाइम है ना। फिर बाद में मेरी एक बात का जो है मैं हाथ बांध लूंगा, जवाब सुन लूंगा। मेरी बात को पूरा तो होने दें, बात आप पूरी होने दें। एक गलती ना करना, भले आप अपनी जो है वो एक्सरसाइजेस करें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, अपनी जो मिलिट्री है उसकी मोराल को बुलंद करें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त 8वें नंबर पर आपकी फोर्सेज हैं जो कि 13.28 के रेशो के हिसाब से सुसाइड कर रही हैं। उनके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है आप उनको इंकरेज करें, और खुदारा राफेल मत लेके आइएगा, मजीद हजीमत होगी आपको। और मैक 21 जो फ्लाइंग कॉफिन कहता है, जिसे फजाई ताबूत कहते हैं, वो तो कम से कम ना लेके आइएगा, बहुत बदनाम हो गया है। और वो 200 पायलट्स जिसमें जो है वो हलाक हुए हैं, और 480 के करीब आपके एयरक्राफ्ट जो है वो उसमें तबाह हुए हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्लाइंग, ये आप जाकर इस पर जो है अपनी जो है वो तसल्ली कर लीजिएगा, ठीक है। इनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा मसला पैदा होगा। मुझे लग रहा है आपको इंडिया का जर्नलिस्ट होना चाहिए था। आपको इंडिया की इतनी बारीकी से जानकारी, लेकिन आपको पाकिस्तान एयरबेस की जानकारी प्रॉपर नहीं है। मेरी बात सुने ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपका भी, आप हमारा पड़ोसी है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा दिल दुखता है मेरा जब आपके साथ ये सब कुछ होता है ना। अच्छा। आप लोगों ने अभी इसरो ने अभी एक सैटेलाइट भेजी थी, आपको उसके बारे में मालूमात है कि वो तीसरे फेज में ही जाकर उसने अपना रुख बदल दिया था। कभी आपके जहाज से पुर्जे गिर जाते हैं, कभी आप सैटेलाइट जो है 1700 किलोग्राम की 524 किलोमीटर भेजना चाहते हैं, पता नहीं 100-150 किलोमीटर के बाद रुख ही उसका बदल जाता है, और उसकी फ्लाइट जो है वो पता नहीं कहां से कहां जाके पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा कोशिश ही करें, इनको एक्सरसाइज करवाया करें। और आपको ये बताना चलूं, मैरी टाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो पूरी दुनिया जानती है। और ये भी आप अपने जहन में रख लें कि पाकिस्तान सरक्रीक जो कि सिर्फ 960 किलोमीटर है, हमारा 2600 किलोमीटर का
जो दूसरा बॉर्डर है जो हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, हम तो वहां पर किसी को जो है वो चिड़िया को पर नहीं मारने देते, ठुकाई कर देते हैं। और आपको भी बता दें, जितने पूंछ सेक्टर है, उड़ी है, ये जितने बाकी सेक्टर है जो हमारे आजाद कश्मीर के साथ जुड़े हैं, वहां पर भी आप सुन ले, बात पूरी कर ले, फिर उनको माथुर साहब भी बोल ले। जो मुझे पता है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी स्टेरॉइड जो है डोज जरा हैवी होती है ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं होती है। नहीं, आप लोग स्टेरॉइड्स ज्यादा लेते होंगे, मैं समझ रही हूँ। आपके यहाँ स्टेरॉइड्स की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि खाने या बाकी सारी चीजें तो बड़ी महंगी हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होगा। वेल प्लीज। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो है वो बिहार के इलेक्शन की बेशक तैयारी करें, लेकिन खुदारा अपनी सेना को, अपनी फौज को, अपने मुल्की खजाने को बिहार के इलेक्शन पर कॉम्प्रोमाइज ना करवाएं, ना उसकी बलि चढ़वाएं। आप बिहार के इलेक्शन लड़ लें, ये माजी में आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उड़ी, पठानकोट, मुंबई अटैक, सारे जितने भी आपके मुझे समझ में नहीं आता, सरक्रीक की सीमा बिहार से कहाँ कनेक्ट हो जाती है? सरक्रीक की सीमा जहां तक मैं जानती हूँ राजस्थान और गुजरात से कनेक्ट होती है। अनुज जी, फिर ये बिहार, इनको बिहार का कौन सा फोबिया शुरू हो चुका है? जी नैना, मैं ये बता रहा हूं कि जब 2600 किलोमीटर की सीमा पर परिंदे पर नहीं मार सकते, उन बिना परिंदों के पर से पिछले एक साल में 2400 इनके आर्मी वाले हलाक हो चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं। अगर किसी दिन परिंदे ने पर मार दिया तो इनको पता नहीं पड़ेगा कौन कहां उड़ गया। पहली बात। जहां तक सवाल, देखिए इस बात को, ये रेटोरिक से बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकलिटीज पे बात कर रहे हैं। इनका बात करने का तरीका सिर्फ यही है, इनको मैं कई दफा देख चुका हूं कि हमने ये बढ़ दिया, आपका वो हो गया। आज भारत कहां है? कुछ दिन पहले, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि भारत की एयरफोर्स तीसरे नंबर। 1 मिनट सज्जाद बुखारी साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा था। आप प्लीज, मैं कई दफा आपके साथ रह चुका हूं, मुझे आप बोलने दे प्लीज। अपना जब टर्न आएगा अपना बोलिएगा। आपने जो बोला है ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है जिसने भारतीय एयरफोर्स को तीसरे नंबर पर रखा है, चीन से आगे। अब आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर सिर्फ भारत है, दुनिया का कोई और देश वहां पर नहीं है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आप कहां हैं ये आप सोच लें। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी आप समंदर के अंदर ही हैं, इसमें कोई संदेह न रखें। पाकिस्तान, वहां पर जो आपका बॉर्डर है तालिबान के साथ, वहां रोज मर रहे हैं, रोज। आप अपने आदमियों के ऊपर F-16 गनशिप से फायर कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वहां परिंदा नहीं मारने दे रहे। तो आप इसकी भाषा को अपने पास रखिए, वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा ऑपरेशन एक्साइज त्रिशूल है, और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक्साइज त्रिशूल में इसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं होता। कहां इलेक्शन हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये टाइम है एक्सरसाइजेस करने का। हर वर्ष, जैसा कि संजीत सर कह रहे थे, हर वर्ष इस यहाँ पर एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन सवाल ये एक्सरसाइज हो रही है उसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है उसका क्या है। तो वो बात समझने की है, समझना अगर कोई चाहे तो, अन्यथा कोई नहीं। आप जो आपको करना है आप करिए, जो हमें करना है हम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग अपनी इंटीग्रेशन को पूरा ट्राई आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज में अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इंडिजिनाइजेशन, जो अब भी कहा गया, जो इनोवेशन है और जो आत्मनिर्भरता है। आज आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं। आत्मनिर्भरता वो होती है, हम पता नहीं कितना मिसाइल हमारे से लोग खरीदने को तैयार हैं। अच्छा अनुज सर, आप जो बात आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस त्रिशूल युद्धाभ्यास में भी मेक इन इंडिया वाली झलक भी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसकी वजह है। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग अपने जो इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स हैं, पूरी दुनिया को पता है, तेजस से लेकर के, ब्रह्मोस से लेकर के, आकाश से लेकर के, आकाश तीर से लेकर के, पूरे सबने, और सबने इसका प्रयोग और इसका प्रमाण देखा है। और ये इनको भी पता है कि उस जमाने में जो शेयर मार्केट में कौन से शेयर कहां गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तमाम चीजें होती हैं। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इंटरनेशनल चीजों की बात कर रहा हूं, और ये सबको पता है कि क्या इसकी एफिकेसी, इसका असर देना उस समय रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने हर प्रकार के वेपन सिस्टम को जो इस तरीके के वॉरफेयर में काम आता है, उसके इंटीग्रेशन को चेक करें। कैसे तीनों सेनाएं, जल, थल, नभ, एम्फीबियस, अंडर वाटर। भारत बहुत कम दुनिया की ऐसी ताकतों में से एक है जिसके पास ट्रायड कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वॉरफेयर की। वो भी ट्रायड कैपेबिलिटी क्या होती है उनको सैयद बुखारी साहब को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। और
कौन कहाँ है इसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। सज्जाद का भी ओपन डोमेन में ये चीजें एक अवेलेबल हाँ, है। प्लीज हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के ऑफेंसिव को अंडरटेक करने में सक्षम हैं, पहली बात। जी और जी दूसरी बात, किसी भी जगह कोई भी मिस एडवेंचर, मैं नैना साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि एनी मिस एडवेंचर विल मीट विद कॉन्सिक्वेंसेस, फुल स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सर अपने आप में ये बड़ी बातें हैं। सज्जाद, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने बार बार आप मई का जिक्र करते हैं, तो ज़रा गूगल अर्थ की इमेजेस पे जाइएगा और उसमें जो मुरिद के एयरबेस है वहाँ पर अभी भी कपड़े ढके नज़र आते हैं, अभी भी वहाँ पे इलाज जारी है ऐसा लग रहा है। तो आप जो भी बात कहे हैं मैं वही कहती हूँ, सैटेलाइट इमेजेस, अब गूगल अर्थ भी बोल दीजिएगा कि वो भारत का है, अब जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी बोल दीजिएगा भारत की हैं, एक अलग प्रोपोगेंडा बताने के लिए। लेकिन संजीत सिरोही जी, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहले हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, फिर पहलगाम में ऑपरेशन महादेव, अब ये कहा जा रहा है कि त्रिशूल युद्धाभ्यास। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत स्पेशल मैसेज है ये। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज का जो है कोई एक्सरसाइज की जाती है, कुछ भी किया जाता है, जब उसका नाम रखा जाता है तो उसका किसी ना किसी मतलब होता है। वो शहजाद साहब को पसंद आए या बुखारी साहब को पसंद आए या ना आए, वो अलग है। ये हमारे जो है अपने जो भगवान है उनके हथियार है और उनके उस पर करते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारी जो है जो ये एक्सरसाइज हो रही है, इसमें जो है एक नई बटालियन को रेस किया गया है, ठीक है। और वो नई बटालियन जो है रेस की गई है, वो बटालियन इसीलिए की गई है जब क्योंकि पहले जो हमारे जो ये होती थी घातक प्लाटून्स वगैरह होती थी, वो उनको करके अब जो है भैरव बटालियंस को रेस किया गया। और भैरव बटालियन ऐसी बटालियन है कि जब वो जहां जाएगी तो जो भैरव का हमारे जो भगवान है काम करते हैं, वो बटालियन वो काम करेगी। अब आता है सवाल इस चीज का जो बुखारी साहब बार बार बोल रहे हैं जी MiG-21 को बचा के रखिए। पहली बात तो बुखारी साहब का मुझे बड़ा अफसोस है कि इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं लेकिन अपने आप को अपडेट नहीं रख सकते। MiG-21 जो है सितंबर के महीने में उसको भारत वायुसेना ने बाय बाय कर दिया। वो अभी भारत की किट इन्वेंट्री में MiG-21 है ही नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको पहले से पता है। तो वो चीजें हमने जो जिनको आप कह रहे हो जी वो तो मर जाते, इतने पायलट मर गए, उनको हमने बाय बाय बोल दिया। उन्होंने हमारे साथ 50-60 साल तक बहुत सेवा की और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की बड़ी ठुकाई करी है और उसमें हमें बड़ी खुशी है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो नैना जी आपका सवाल है, ये जो एक्सरसाइज है जो आपने कहा महादेव त्रिशूल, और जैसे जनरल साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि ये जो जब हम भगवान का और वो भी जब शिव जी से कोई चीज करते हैं तो जैसे हमारे उसमें है कि ब्रह्मा जी धरती को क्रिएटर हैं, विष्णु जी उसको चलाते हैं और जब महादेव हैं वो उसको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो रखा गया त्रिशूल है, चाहे महादेव है, चाहे भैरव बटालियन है, इनका सिर्फ ये मतलब है कि जब ये मैदान में आएंगी तो उसके बाद क्या होगा, ये बुखारी साहब अगर नहीं पता है तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है और बाकी चीजें ये चीजें बोलना जी हमने ये कर दिया था राफेल को, उसी बात को रिकॉर्ड इनका फंस गया है, सुई इनकी फंस गई है, उसी बात को बार बार करते हैं। आपने एक सवाल इनसे पूछा था, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि जो एयर बेसिस हैं जिसमें इनके जो है शोरकोट का है, भावलपुर का है, रहीमिया खान है, जकोबाबाद है, बुरारी है और कराची है, इनको बंद क्यों कर दिया गया? तो बुखारी साहब अगर हमको ये बताएं तो हमको पता लग जाए कि भाई पाकिस्तान का इस एक्सरसाइज के प्रति क्या रिएक्शन। नैना जी। सज्जाद, अब उम्मीद ये है कि आप मेरी बात तामुल से सुनेंगी। नैना जी उन्होंने मुझसे सवाल किया तो उनको जवाब भी मैं दूंगा जी। मैंने पहले कहा टेक्निकलिटीज में मेरी मालूमात बहुत कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक रिटायर्ड जो है वो सेना है, आपने आज एतराफ कर लिया कि आपका जो फ्लाइंग कॉफिन है वो आपने ग्राउंड कर दिया है और आपने खुद एतराफ किया कि उसमें आपके जो है वो पायलट्स जो है वो मारे गए हैं। चलें, ये बात इसकी क्लैरिटी आपने खुद कर दी। आपके एक टॉक शो में जो है आपके ये एंकर नहीं मान रहे थे। सुन लें, आ रहे बर्दाश्त करें सर, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त करूंगा, आ रहा हूँ, लेकिन आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने कहा था उन्होंने जो MiG-21 ने आपके हवाई जहाजों की और आपके पायलटों की ठुकाई करी, इसको बोलिए जरा आप।
उसको मत बोलिए कि ठुकाई का भी बताता हूँ ना, ठुकाई का भी बताता हूँ। वो आपके तोप मोप यहीं पे पड़े हुए हैं, हमने OLX.com पे अभी उसको जो है ना वो सेल भी करने, नीलामी उसकी लगा रहे हैं। वो 65 वाले सारे तोप शोप हमने रखे हुए हैं। वो बाकी प्यारे कई किलो टमाटर तो आ ही जाएंगे सज्जाद उससे। बताइए। अभी अपना कैलिबर देखें, यहाँ पे 2 जो है जर्नल्स बैठे हुए हैं रिटायर्ड, आप खुद एक मारूफ एंकर हैं, आप दोबारा टमाटर प्याज पे आ गई हैं। अपनी औकात पर ना आया करें ना, आप टमाटर प्याज को छोड़े, मेरी बात की तरफ आएं। कृषि प्रधान देश है, हम तो बेसिक मूलभूत चीजों पे चलते हैं। जिसके लिए आप जूझ रहे हैं, आपको उसके बारे में बात करने में भी दिक्कत है। हम गोला बारूद, आतंकी, इन सबसे बाकी चीजों की भी बात करते हैं सज्जाद। यस, आप ये बता दीजिए कि एयरबेस बंद क्यों है? वही बात संजीत सिरोही जी भी कह रहे थे। और ये तो छोड़िए, मुरिद के अपेस की बात करें तो अभी भी वहां पर वही तस्वीर नजर आती है। और आप जंग लड़ने की बात करते हैं। ये तो छोड़िए, आपके जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी उन्होंने कुछ समय पहले एक ऐसे ही एक इंटरव्यू दिया था कि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है एक और जंग जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की होगी। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके क्यों समझते हैं कि बिल्ली आपको नहीं खाएगी। आप मुझे इंटरप्ट करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये हमारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम नहीं करने दे रहे। ये हमें एक्सपोज कर रहे हैं, हम नहीं एक्सपोज होने दे रहे। चलिए, इतने बुरे दिन आ गए क्या? चुप होके सुन लेना। हम अपनी तमाम एयरबेसिस का, मैं पाकिस्तान की तरफ से आज आपको ये दावा करके बोलता हूँ, देखिए कुछ बाइंडिंग्स होती हैं, मैं इसलिए एहतराम करता हूँ, ख्याल रखता हूँ, क्योंकि हमारे आर्टिकल 16 और 19 मुझे कुछ चीजों की इजाजत नहीं देता। वरना मैं भी कह दूं आपको कि आप अपनी शिवानगी को मीडिया पर ले आए, अपनी जो खातून पायलट है, अपने पायलट्स को जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के सामने ले आए, मामले को, मुद्दे को खत्म करा दें। वो आप कभी करवा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने तो अपने फौजियों के घरों के जो उनकी खवातीन है उनको भी अगवा कर लिया है। आप लोग तो उनको भी नहीं दिखाना चाहते कि वो भी आकर बताएं कि हमारे पायलट्स मारे जा चुके हैं। ठीक है, आप आए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को लेकर आ जाएं। बोलिए। सुने ना पूरी बात में। आप पूरी बात जो मुझे भाई अभी कह रहे थे, वो अपने बता रहे थे, तो मैं आज आपको मैन्युफैक्चरिंग में बताऊं, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम खुद तैयारे बनाते हैं और अपने तैयारे बनाकर आपके इंपोर्ट किए हुए तैयारों की ठुकाई करते हैं और आगे पीछे से ठुकाई करते हैं। और जैसे हमने की है, क्योंकि हम, आपको भी पता है कि ठुकाई तो आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की हुई है। मुझे आप सब पैनलिस्ट से एक सवाल है। आप लोग तो कहते थे संदूर जारी है, अभी उसके बाद आप लोगों ने कहा संदूर 2। आप मुझे ये बताएं, संदूर जो था, पहला संदूर जो था, क्या उसका तिया पांचा हो गया? अब संदूर 2 से आपने फिर अपनी ठुकाई करवानी है? मुझे ये तो बताएं, खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है। और दूसरी बात ये, हमारे पास जो वार हेड्स है ना, उसमें एक और समर मुबारक बंद साहब की परसों की स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। हमारे पास वो पाव के जो है ना, वो एटम भी आपको पता है पर खच्चे उड़ा देते हैं, जिसकी रेंज जो है वो 45 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक है। और वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो हमारे पास है। तो परमाणु का भी थोड़ा सा बता दूं, और बताता हूं ना अपनी कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बताता हूं। जी बिल्कुल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बताता हूं। हमने, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये है कि हमने जहां पे ये समझा कि आपने कोई भी गलती की, कहीं पर भी आपने मासूम बच्चों को, मदारिस को, या किसी भी आपने मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की, तो आप यकीन जाने कि इस दफा जो है वो आपकी ठुकाई इतनी जबरदस्त किस्म की ठुकाई होगी कि फिर आपको ना अबू बचाएगा अमेरिका, ना आपको कोई दूसरा अबू बचाएगा, ना तीसरा अबू बचाएगा। अब होगा पाकिस्तान और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो ये जो आप ना, जो नाकाम फ्लाइट, ये जो सैटेलाइट आपका जो धड़म करके नीचे आपने उधर इसको ब्लास्ट कर दिया था, उसका भी अपने लोगों को बताएं, उनका भी अपने लोगों को बताएं। और जो आपके सज्जाद, पहली बात तो आपकी जो लैंग्वेज है ना, मैंने आपको पता है, मैंने आपको इंटरप्ट क्यों नहीं किया? माथुर जी, सर एक सेकंड, माथुर सर एक सेकंड। सज्जाद, पता है मैंने आपको इंटरप्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है ना, मैं चाहती हूँ कि आप शायद खुद जब क्लिप सुने तो आपको खुद वो बातें सुनकर अपने लैंग्वेज, अपने शब्द, अपने तरीकों पर शायद शर्म आती होगी या नहीं आती होगी। बहुत से हैं, मैं नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, वो जनता तय करेगी। सुनिए, वो जनता तय करेगी। मैंने आपसे एयरबेसिस की बात की, आपको इतनी तिलमिलाहट हुई। मैंने मुरिद के एयरबेस की बात की, आपको इतनी ज्यादा तिलमिलाहट हुई। और आप जिस तरह से गलत जानकारियां आप जो देते हैं ना,
मुरीद के भी ऑपरेशनल है, अच्छा। सारे ऑपरेशनल है, जितने आपने नाम दिया, हैदराबाद भी ऑपरेशनल है, भावलपुर भी ऑपरेशनल है, सब ऑपरेशनल है। ठीक है। ये मैं और आपको आप जिस ठुकाई की बात कर रहे हैं ना, सुनिए सुनिए, आप अपने जरा घर को देखिए, आप जरा पाकिस्तान को, आप बलूचिस्तान को, केपीके को जरा देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से वहां के जो लड़ाके उन्होंने आपके ऐसे ठुकाई करके रखी है कि बैंड बजा रखी है, चिंता हो रखी है, और आप यहाँ पर दूसरों से लड़ने की बात करते हैं। जरा पहले चीजों को संभालिए, और अगर दूसरों को संभाल पाते या खुद को संभाल पाते तो ऐसी स्थिति ना आई होती। अनुज जी, माथुर जी, इनको समझाना ठुकाई ना हो जाए फिर। बात बता दूं नैना, जिस आप लोगों को प्रकार की ठुकाई की भाषा का आदत ये हो चुकी है प्रयोग, जी। हाँ, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये बात निश्चित है कि ये जो कहना चाह रहे हैं, जब उस भाषा में उसके कंटेंट में वजन नहीं होता तो आप गाली गुफ्तार घटिया भाषा पर उतर के आते हैं। बुखारी साहब की ये पुरानी आदत है, मैंने पहली बार नहीं, पहले कई दफा इनको देखा है। तमीजी की इंतहा है ये, इसको आप मान लें। लेकिन सर मुझे लग रहा था कि शायद फीमेल एंकर के सामने शायद थोड़ी सी सभ्यता होती होगी, लेकिन वो पिछले 3-4 बार से वो सारी चीजें एकदम निल हो गई ना। मेरे पास भी हर प्रकार के अल्फाज हैं, मैं हर प्रकार की भाषा में हर चीज इनको सुना सकता हूँ। इनके अच्छे नहीं पकड़ पाएंगे क्या हो रहा है, इनको पता है, सब जानते हैं कि 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, और आज ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ये बदतमीजी ना करें, कौन कहां है क्या नहीं है, ये जो बातें ये कर रहे हैं ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं। मैंने अपनी आंखों से इनको अपने सैनिकों की लाशें छोड़ करके जाते हुए देखा है 1999 में, इन आंखों से कोई शक न रखें। आप जब थे भी, मेरे ख्याल से थे भी कि नहीं थे उस टाइम पे, तो ये बात मेरा मानना ये है नैना, जब भाषा आपके डिबेट में खराब हो जाती है वो हार का लक्षण है। भाषा तब खराब होती है जब आपको लगता है कि मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, पूरी दुनिया को हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, हमारे यहाँ ये बन रहे हैं, हमारे यहाँ वो बन रहे हैं, सबको पता है कहाँ क्या बन रहा है, आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपके देश में 25 बेल आउट हो चुके हैं। नैना बेल आउट, कल भी मैं कह रहा था, बेल आउट उस समय दिया जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्षीण हो जाती है। तो 25 बार इस देश को बेल आउट मिला है IMF से और इंटरनेशनल एजेंसी से। इसका मतलब 25 बार ये आर्थिक टूट के कगार पर पहुंच चुके हैं। आज परिस्थितियां क्या हैं, डॉलर की कीमत क्या है, वहां पर क्या हालात हैं, ये सारा विश्व जानता है। पूरे बलोचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, तालिबान के साथ क्या हालात चल रहे हैं, TLP क्या हालात चल रहे हैं, POJK में क्या हालात चल रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसमें कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रश्न यही कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का रिएक्शन भारत की इस एक्सरसाइज के लिए ओवर रिएक्शन है अथवा नहीं है। और मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार के बयानात आ रहे हैं, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से मनूवर्स किए जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उससे ये जो उनका एक्शन है वो मुझे ओवर रिएक्शन लग रहा है। यही मैं बताने का मुझे लग रहा है शायद उस चीज को शायद वो समझ भी रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियां जरूर हो जाती हैं। मैं और उस मजबूरियों को लेकर इनको भी इनका एक्स हैंडल पे भी मैं जानता हूं ये क्या है, इनकी ये किससे एसोसिएटेड है, इनको कहां से स्क्रिप्ट मिलती है। आपसे स्क्रिप्ट मांग रहे थे, इनकी स्क्रिप्ट ISPR से आती है। ये खुद भी जानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, ये इनको पता है। इनको मैं तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हमको जो चीज है उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें और बेकार की बातों को उसके बीच में ना लाएं तो हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकते हैं। आप अगर ये मानते हैं कि आपका रिएक्शन नहीं है तो आसान भाषा में उसको बता दें। उसके लिए किसी दूसरे को गाली देने की जरूरत नहीं है कि हमने ये ठुकाई करी, यहां से करी, वहां से करी, ये वो। इस प्रकार की भाषा जो है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। एनीवे, तो मेरा ये मानना है कि ये एक्सरसाइज है, इसको हम अपनी पूरी जनरल एक्सरसाइजेस और रूटीन एक्सरसाइजेस के तौर पर देखें। लेकिन संजीत सिरोही सर, मैं आ रही हूँ सज्जाद प्लीज, मैं संजीत सिरोही जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइमिंग की हो जाती है कि जिस समय पर, जिस तरीके से और जिस जगह पर ये एक्सरसाइज हो रही है उसके बहुत मायने हो जाते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये, आपसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के ही मंत्री हैं, उनकी ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक टीवी इंटरव्यू में बाकायदा बयान दिया गया था। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि हमें लग रहा है भाई आने वाले वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बार फिर से तनाव होगा और वो जंग एक अलग ग्रुप में जाएगी। तो क्या ये सारी चीजें एक तरह से कोरिलेट होती हैं क्या?
बिल्कुल नैना जी, अगर आप पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, तो आप देखेंगे इनकी जो चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ जो है बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब इनको एक नक्शा देते हैं जिसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बांग्लादेश में दिखाया जाता है। उसके बाद जो है बार बार इनकी स्टेटमेंट आती है कि अब की बारी जो हमला पूरब से होगा। उसके बाद इनका सर क्रीक में बिल्डअप होता है और इनको अब ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्होंने ब्रीफ केस दिखा दिया और उनके साथ जो इन्होंने लंच कर लिया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी आगे जो है लड़ाई लड़ाई होगी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इनकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो ये इनको, और ये बात नहीं है, 1965 की लड़ाई इन्होंने इसी बात पे करी थी। जॉनसन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इनके पास पैटर्न टैंक्स थे, इनके पास सेबर जेट्स थे, इनके पास स्टार फाइटर्स थे, और भारत चाइना के साथ लड़ाई 62 की लड़ाई लड़ चुका था। तो इनको लगता था कि भारत को ये सही समय है, भारत को हम जो है हरा देंगे। और इनके जो उस टाइम जो डिक्टेटर थे प्रेसिडेंट अयूब खान, वो कहते थे कि हम जो है ब्रेकफास्ट जलंधर में करेंगे और शाम को जो चाय हम लाल किले में पिएंगे। उसके बाद क्या हाल हुआ, इनको अपना लाहौर बचाना मुश्किल हो गया। तो ये इनकी जो है ये उसमें प्रवृत्ति में है कि हर चीज को ये उसमें जब भी इनको थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाता है। अब इनको जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से इनको ये लगने लगा कि अब हम भारत को देख लेंगे, इसलिए इन्होंने सर क्रीक में बिल्डअप किया। अब जहां तक टाइमिंग का सवाल है, मैं एक चीज इसमें और लेके आना चाहता हूं कि मॉनसून के बाद, मॉनसून में सर क्रीक में आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना एक्सरसाइज कर सकते। तो जहां तक टाइमिंग का सवाल है, ये था कि अब मॉनसून खत्म हो, मॉनसून ट्रीट हो गई, तो भारतीय सेना ये देखना चाहती है क्योंकि सर क्रीक की वजह क्या है, सर क्रीक में पाकिस्तान भी क्यों बिल्डअप कर रहा है या भारत भी क्यों एक्सरसाइज कर। सर क्रीक एक जो है डिस्प्यूटेड है जिसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारा है और हम कहते हैं हमारा है। तो उस चक्कर में दोनों देशों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब ये पहली दफा नहीं है सर क्रीक के ऊपर झगड़ा। जो 1965 की लड़ाई शुरू हुई थी वो भी सर क्रीक से ही शुरू हुई थी। तो ये इनको समझना चाहिए कि ये हमने इसलिए किया है, ये देखने के लिए कि टेरेन जो ये इस टाइप जो टेरेन है उसके ऊपर हमारे जो है टैंक है या हमारी 72 गाड़ियां हैं या हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मूव कर सकता है नहीं कर सकता, इसलिए किया गया है। टाइमिंग ये देखे गए हैं। नंबर दूसरा, सर क्रीक के ऊपर बिल्डअप है तो ऑब्वियसली सिग्नलिंग ये देने के लिए किया गया। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं हम हमला करेंगे, एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम ये सिग्नल देना चाहते हैं। अच्छा, कि अगर आपका कोई है जी सर, ये बात तो हुई, लेकिन बार बार सज्जाद बुखारी जो अभी एक अलग न्यूक्लियर अपने ये कहा जाए कि वो गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाव बम और परमाणु बमों की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे एक और बात जरा ये समझाइएगा, फिर मैं जल्दी से सज्जाद का रुख करती हूँ कि खासतौर से अभी हाल ही में एक CIA के पूर्व ऑफिसर थे जो खुद पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उन्होंने तो बता दिया कि पाकिस्तान जिस तरह से जिस न्यूक्लियर पावर को की बात कर रहा है वो तो परवेज मुशर्रफ बहुत पहले बेच चुके हैं अमेरिका को। तो वो पाकिस्तान का कहां से राइट्स हुआ इसका? पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर राइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कल वो न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है कि टेररिस्टों के हाथ लग जाए या जो है वहां पे बलूच के हाथ लग जाए या जो वहां पे KPK है वहां के जो लोगों को हाथ में लग जाए। तो ये अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और रोग स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन होना भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इनके जो है जो आर्मी चीफ ने जो अमेरिका में जाके बोला था कि अगर पाकिस्तान को लगेगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो आधी दुनिया को खत्म कर देगा। तो इनकी सोच यही है। तो इसलिए आप ये बताइए, जिस आर्मी चीफ की ये सोच हो कि वो आधी दुनिया को खत्म कर रहा है, उसके पास कौन वेपन रखने देगा? ये वेपन्स वहां पे हैं, लेकिन ये कंट्रोल अमेरिका का है। तो सज्जाद, जिसे आप अब्बू, पापा, दादा, जो अभी XYZ भारत के लिए जिन्हें आप परिभाषित कर रहे थे, परवेज मुशर्रफ साहब तो बहुत पहले उन्हीं अब्बू को बहुत पहले बेच चुके हैं आपके न्यूक्लियर प्लांट जो है, संयंत्र, आप उनकी बातें कर रहे हैं। और CIA ऑफिसर का नाम क्या है जिसने ये बात बोली है? जॉन किर्कवीव। उसने क्या बोला है? आप जरा एक बार इंटरव्यू जाकर देखिएगा कि वो जब यहाँ पर बाकायदा, हमारा मामा लगता है। हाँ? वो हमारा मामा लगता है, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। नैना जी, सही बात है। पहली बात आप सुनिएगा, एक तो जो हिंदुस्तान के वासी है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आज आप लोगों ने ये फैसला करना है, टाइम देख लीजिएगा, टाइम चेक कीजिएगा किसको कितना टाइम मिला है, किसने क्या रिस्पॉन्ड किया है। मेरे एक सवाल कभी आपके दोनों जो है ये भाइयों ने, इंक्लूडिंग यू,
आपने भी मेरे किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना ही आपने बात करनी है जवाब दिया। पतलूनों की, आपने बात करनी है वहां पर दादा बाबा चाचा पापा पता नहीं कहां कहां के कौन कौन से रिश्तों की, तो आप क्या बात कर रहे हैं? बाकायदा आप जाकर देखिएगा कि आपको कितना वक्त मिला है और मेरे पास में वहां पर आप तो यहाँ पर 2:1 है। इतना ओवरलैप होता है, टेक्निकली भी इतना ओवरलैप होता है। सुन लें अब बात को थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा है अगर आप मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकती है ना, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है। थोड़ा जल्दी, हमें बस अब एंड होने की तरफ है, थोड़ा आप जल्दी बात कीजिए ना जी। सुन लेना। आप पूरा आज अपना कंटेंट उठा के देख लें, आज का पूरा कंटेंट मैं चैलेंज करता हूं आप सबको। ये अभी जो भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने ब्लैक वेस्ट कोट पहनी हुई है, मुझे बहुत पसंद है, और बड़े अच्छे सूट इन्होंने पहना हुआ है। इन्होंने जो है वो ठुकाई मुकाई की बात शुरू की थी, मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। अब जवाब मुझे दीजिएगा। आप मुझे ये बताएं, आप खातून एंकर हैं, महिला है, हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और ये हमारी इस्लामी तालीमात का भी हिस्सा है। गौर से सुनिएगा, जब आपको पतलूने बर्दाश्त हो रही हैं, जब आपको पजामे बर्दाश्त हो रहे हैं, ठीक है, तो मेरी ठुकाई आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? ये तो सिंपल सी मैंने आपको बात बोली है। आप वो सारी बातें सुनती हैं, उनको कुछ नहीं बोलती हैं। गौर से सुने, मेरा एक जुमला भी आज के प्रोग्राम के अंदर गैर पार्लिमानी, गैर इखलाकी या गैर वो क्या कहते हैं मुअज्जिब है, गैर मुअज्जिब, गैर इखलाकी या गैर पार्लिमानी कोई एक जुमला हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये गैर इखलाकी है, ये किसी डिक्शनरी में नहीं है, ये अदब के खिलाफ है, ये बेअदब जुमला है। गौर से सुन लें। अब आता हूं मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। और माथुर जी ने अभी कहा कि माथुर जी पता है क्या दिक्कत है सज्जाद, पता है क्या दिक्कत है सज्जाद, आप इस चीज की भूमिका बनाने में, अरे वक्त तो हो गया ना पूरा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप भूमिका बनाने में साहब इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, आप इतना ज्यादा वक्त लगा देते हैं ना बातों को घुमाने में, और आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने की जगह आप सिर्फ घुमाते हैं। आप इतनी देर से सिर्फ भूमिका बना रहे थे। ये आप जाकर सुनिएगा, और आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जरा बात कीजिएगा कि आपके शब्द किस तरह के हैं और बाकी सारी चीजों की क्या बात है। माथुर साहब, आपने मुझे कहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मीडिया पे, मीडिया पे मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे एक्स अकाउंट का नाम बताएं। अगर आपने साबित कर दिया मेरे एक्स का अकाउंट, तो मैं आज के बाद जो है जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, टीवी होस्टिंग में छोड़ दूंगा। इस पे हम दोबारा चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान की दरअसल यही दिक्कत होती है कि जब बात करो काम की, या फिर जब आपको अगर किसी के पास जवाब नहीं हो तो घुमा घुमा कर एक अलग भूमिका बनाते हैं, और जैसे जनता को गुमराह करते हैं वैसे डिबेट में भी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक है। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर।